क्या बोलूं, डे 1 में क्या किया था। कल की बेस्ट मेमोरी सबसे पहले तो वो गोट को हाथ में लेके जब हम लोग गए वहाँ पे विजिट पे, एंड सेकेंड वाज घास काटना और वो बास्केट में लेके जाना। वैसे देखा जाए तो हम लोग ने वो शहद के घर के सामने चालू किया, वो सबसे पसंदीदा था क्योंकि उनका शहद काफ़ी अच्छा था। और बॉन फायर पे डिस्कशन कर रहे थे ना, सबके साथ बात करते करते, वो अच्छा था। ट्रैकिंग बहुत अच्छी थी, हमें सबके घर जाने का मौका मिला एंड देखने का मौका मिला कि वो कैसे रहते हैं। एंड देन हमने प्लेट्स बनाए तो उस पर भी बहुत मज़ा आया। हम जब वो पहाड़ चढ़ के गए, वो रास्ते से छोटे हर एक घर में जाके हमने उधर के लोगों से बातचीत की। उन्होंने अपने घर का जो अच्छा लाइक मसाले, नमक, सामान, फिर फल जो भी था, छाछ, वो दिया। वो इंटरेक्शन वो मुझे बहुत पसंद आया। भेलो हाँ, उसमें मैंने वो ऐसे चलाया ना। पहले बहुत डर लग रहा था कि अरे यार इतनी आग है, रस्सी निकल जाएगी तो क्या। जैसे कोई उन लोग यहाँ पर कुछ खरीदता नहीं है, जैसे उनको नमक चाहिए तो एक जन के यहाँ नमक देगा तो वो गुड़ दे देंगे, जिनको सब्जी चाहिए तो सब्जी देगा, एक जन चावल दे देगा। अभी हम जब मुंबई वगैरह में चलते हैं तो थोड़ा चलने के बाद हमें गाड़ी चाहिए, बट इधर तो पहाड़ ऐसे मतलब 2 मिनट में चढ़ रहे लोग, तो उनका वो जो एक्टिवनेस है वो बहुत सही है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 एपिसोड्स में पार्टिसिपेंट्स ने पूरे चौकी गांव को एक्सप्लोर कर लिया था और बहुत कुछ सीख लिया था, जिसमें कि ट्रेडिशनल बी कीपिंग, गोट फार्मिंग, ट्रेडिशनल बिलोना मेथड से कैसे छाछ तैयार की जाती है, भीमल के धागे से कैसे रस्सियां बनाई जाती है, मालू के पत्ते से कैसे दोने बनाए जाते हैं, और हमारे पहाड़ों में किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से झुमेलो खेला जाता है। इन सब चीज़ों को उन्होंने सीखा और बहुत एंजॉय किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ सुमन ननवाल और आज हमारी वर्कशॉप का डे 3 है, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को हमने पूरे हरियाली वैली को एक्सप्लोर करवाना था और आज का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला था। चला भाई जी ओ। बच्चों के पास बसेस अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि हमारा इस वर्कशॉप का पर्पस लोकल एरिया के इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इसलिए हमने अपने लोकल व्हीकल, जो लोकल ड्राइवर्स थे, उनको प्रेफर किया और लोकल व्हीकल को ऑप्ट किया। जब हमने लोकल व्हीकल को ऑप्ट किया था अपनी आगे हरियाली वैली को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमें नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम भी आने वाली है। जब बच्चों ने देखा कि वहाँ पे जो सुमोस चल रही है उसकी छत पे लोग आके, उसकी छत पे बैठ के लोग आ रहे हैं, तो वो भी जिद करने लगे थे कि हमें भी वो एक्सपीरियंस को फील करना है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बट इस केस में हमने फिर उनकी फैकल्टी से कंसर्न लिया, उनकी फैकल्टी से परमिशन ली, ड्राइवर से परमिशन ली, और हमने ड्राइवर को सजेस्ट किया कि जहाँ पे भी उनको बेटर लगता है कि 100 मीटर के डिस्टेंस तक गाड़ी को बिल्कुल स्लो करते हुए थोड़ा सा उनको वो फील कराया जाए। बट आप सबको हम यही कहेंगे कि जब भी पहाड़ों में जाएं, सेफ्टी मेजर का ध्यान रखें। फाइनली हम लोग मिक्स फॉरेस्ट पहुंच चुके थे, लेकिन ये 1 घंटे का टाइम किसी को महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि हर मोड़ के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा था जिसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। मिक्स फॉरेस्ट के हमारे जो मेंटोर थे वो थे एनवायरमेंटलिस्ट देव राघवेंद्र बद्री जी। जब से हमने ये वर्कशॉप की प्लानिंग स्टार्ट की थी, वो तब से ही हमारे साथ कनेक्टेड थे और इस इनिशिएटिव के लिए तो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने हमें सपोर्ट किया। पहले आप लोगों का स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आप उत्तराखंड में आए और अपने नैनवाल सर। और ये हमारी जो पूरी घाटी है हरियाली वैली है। हरियाली मीन्स वी ऑल आर इको फ्रेंडली, वी ऑल आर डूइंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और कल्चर से जुड़े हुए हैं अभी भी। स्टिल वी आर कनेक्टेड टू आवर सिविलाइजेशन, आवर ट्रेडिशन, यू नो,
एंड वी आर ऑल्सो हैविंग ऑर्गेनिक फूड। तो एक अलग डिफरेंट टाइप का यहाँ पे लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं। तो आपने घर भी देखे होंगे अभी जब आए होंगे। यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाने वाले हम लोग, ये हमारा एक फॉरेस्ट है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन ऑल्सो। तो ये हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ यूनिक मॉडल ऑफ बॉटनिकल गार्डन। You will able to see 100 kind of species, which are very very important ecologically, and ethically and medicinal. There are so many medicinal plant. तो ये इसका नाम मिक्स फॉरेस्ट है। एंड माई सेल्फ इज़ देव राघवेंद्र। मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और हम एक प्रोग्राम चलाते हैं पर्यावरण की पाठशाला ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जो हमारे बच्चे हैं हम उनको लेक्चर देते हैं, जैसे आज आप आ गए। तो उनको हमारा जो मकसद है वो यही है कि पर्यावरण की पाठशाला में वो सीखें ये हाउ टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर वाटर, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सॉइल। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडिया। आप देख रहे होंगे सदगुरु जो हैं वो सॉइल को बचाने के लिए जा रहे हैं। इफ़ आवर सॉइल इज़ हेल्दी देन वी विल बी हेल्दी। ओके, तो कैसे रखना है, क्योंकि लाइफ कम्स फ्रॉम 5 एलिमेंट्स। अपना जल हो गया, मिट्टी हो गया, आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, और इन्हीं से हमारी बॉडी बन रही है। इन्हीं को हमें ऑर्गेनिक रखना है, इन्हीं को सस्टेन रखना है। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि जो आज के जो संसाधन हैं उसको उनका सस्टेनेबल यूज़ करके आने वाले फ्यूचर के लिए उसको रखना, ओके, प्रिजर्व करके रखना, ताकि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो उसको फीड कर सके, उसके लिए एक अच्छा वाटर मिले, एक अच्छा सॉइल मिले। जब हम नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम वहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज़ हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। यहाँ पे 20 काइंड्स ऑफ ऑर्किड्स हैं। कुछ लोगों ने सुना भी होगा, ऑर्किड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट, देखे भी होंगे। और 100 स्पीसीज़ हैं जो पेड़ पौधे हैं। क्या उनकी वैल्यू है, कैसे वो होते हैं, है ना, क्या एक फॉरेस्ट कैसे काम करता है, एक फॉरेस्ट है क्या, ये सब चीज़ें आपको 1 घंटे का सर ने टाइम शेड्यूल दिया है, तो वो हम कोशिश करेंगे और ट्राई करें कि जो हमारा ट्रैक है, जिस ट्रैक से सारे लोग जा रहे हैं उसी ट्रैक से आप जाएं। आर यू सस्टेनेबल पर्सन हैं आप? नहीं है? अच्छा तो फिर सस्टेनेबल बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे 30 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, ओके, जैसे ब्लू टॉट बार्बिट है, जंगल फोवल है, ओके, और लेपर्ड्स भी यहाँ पे हैं, ओके, ब्लैक बियर्स भी हैं। तो इनकी एक टाइमिंग होती है और मोस्टली हम यहाँ पे मार्च में एक बच्चों का टूर करते हैं, तो वो बर्ड वॉचिंग करते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे लगभग 100 स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 30 आपको अभी भी दिख सकती हैं। आप नीचे देख रहे हैं ये फर्न है ना, ये नीचे जो फर्न्स हैं ये क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करते हैं और ये वाटर का कंजर्वेशन करते हैं। इसमें ट्यूबर दिख रहे हैं आप लोगों को, ये ट्यूबर्स हैं, इसमें वाटर होता है, ठीक है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर। दूसरा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है वाइल्ड बैम्बू। सभी लोगों को दिख रहा होगा। हाँ। तो इससे बास्केट्स बनती हैं, इससे टोकरी बनती हैं, जो हमारे पहाड़ों में एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी होती है, उसको बोलते हैं क्या, आर्टिजन्स बोलते हैं, हस्तशिल्पी, आपने सुना होगा। जो आर्टिजन्स हैं वो इस बैम्बू की टोकरी बनाती है एंड स्टिल दे आर डिपेंड ऑन दैट ट्री, वो इस पे डिपेंड है और वो टोकरी बना रहे हैं, कंडी बना रहे हैं, उसके बाद वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमारा एक नारा है, रिंगाल लाओ और प्लास्टिक भगाओ। तो हम इसकी टोकरी यूज़ करते हैं अपने अनाज को, ग्रेन को रखने के लिए। दैट इज़ द ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन मेथड, ओके। ये हमारा पौराणिक कंजर्वेशन का तरीका है। इसमें अनाज को रखते हैं, इससे टोकरी बनाते हैं, ओके। इसकी जो स्टिक्स हैं, ओके, और ये एक सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मॉडल है, क्योंकि पूरे पहाड़ में लोग इसकी टोकरी फल के लिए यूज़ करते हैं, इसकी टोकरी ग्रेन प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसकी टोकरी सब्जी लाने के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने टी देखा है, टी के प्लांट देखे हैं, ये सारे टी के प्लांट्स है बीच में। नहीं, ये वाइट क्लोवर है, इसको हमारी गाय खाती है, उसके बाद वो दूध खूब देती है। ये दिख रहे हैं अभी जितने भी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये वाला पौधा, इसको बोलते हैं चाय। और जब आपने देखा होगा इससे 2 लीफ निकलती है, जैसे ये निकल रही है ना छोटी छोटी यहाँ से, तो उसको डालते हैं, उसको ड्राई करते हैं, तो इसके बीच में ये सारी चाय है, ओके। और इसका बड़ा ये जो बैम्बू है, ये देख रहे हैं, ये चाइना का बैम्बू है जिससे जाइंट पांडा खाता है,
ओके अभी नीचे दिखाएंगे आपको। ओके मशरूम इज ऑल्सो नोन एज फंजाई, रिच इंडिकेटर ऑफ गुड फॉरेस्ट, कि इस फॉरेस्ट में अच्छा लीटर है, अच्छा बायोमास है। ठीक है, तो ये जो आप पत्तियाँ डाली हुई हैं ये बायोमास तैयार कर रही हैं, इसके लिए हम खाद नहीं डालते हैं। तो ये प्लांट्स हमको कुछ हमने बाहर से लिए हैं। तो ये क्या होता है ना, इसको कहते हैं मूली बांस प्रोपगेशन करता है, यानी कि ये फैलता है। इसके अभी यहाँ है, अगले साल इस पर बढ़ जाएगी, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये ऐसे करके एक सर्कल बनाता है, तो ये गुड माना जाता है। और बैम्बू एक ही जगह पे होते हैं, ऐसी स्टिक्स निकलती हैं, तो ये फैलता है। तो इससे क्या होगा कि जो पक्षी हैं उनके लिए भी अच्छा है, दूसरा ये बैरियर का काम भी करता है और सॉइल को बाइंड करता है। बहुत ही रेयर ऑर्किड्स हैं ये, हिमालयन ऑर्किड। ओके, और ये ऑर्किड्स जो है ये सड़े गले छाल छूल पे उगते हैं। दो प्रकार के ऑर्किड्स होते हैं, इपीफाइटिक एंड टेरिडोफाइटिक। इपीफाइटिक जो होते हैं वो ज़मीन में नहीं उगते हैं, और जो टेरिडोफाइटिक होते हैं वो ज़मीन में भी उग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्किड्स की लॉबी है, ये हमारी ऑर्किड लॉबी है, आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये एयर में जो एयरो पार्टिकल्स होते हैं ना, ऑर्किड आप लगाएंगे, अगर बॉम्बे में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा, एयर यहाँ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होगी, वी ऑल नोज। लेकिन अगर आपको अपने घर और अपने आसपास को एनवायरनमेंट को अगर अच्छा रखना है तो यू हैव टू प्लांट ऑर्किड। ओके, आप अपनी बालकनी को ग्रीन बालकनी बनाएंगे, अपने घर के आसपास इंडोर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो सीख के जाएंगे। हमारे वेदों में कहा गया है कि योगा इज़ अ डिवाइन प्रैक्टिस, योगा इज़ अ डिवाइन प्रैक्टिस एंड फॉर टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइन बॉडी, आवर डिवाइन मशीन बॉडी। हमारी जो बॉडी है ये भगवान द्वारा बनाई गई मशीन है, तो इसको ठीक रखने के लिए केमिकल तो ठीक है, केमिकल तो एक लास्ट सब्स्टिट्यूट है, लेकिन बिफोर दैट हमको अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, उसको करना पड़ेगा। अपने घर के आसपास ऑर्किड लगाने पड़ेंगे, फर्न लगाने पड़ेंगे, ग्रीन करना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा साइलेंस हो जाएंगे ना, तो इसको कहते हैं नेचर मेडिटेशन, है ना। क्योंकि आजकल क्या हो गया, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये काम नहीं हो रहा है, अब IAS बनना है, PCS बनना है, उधर थीसिस जमा करनी है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे निकालें। माइंड में एक हमारी जो माइंड है, दो ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो LS and TS4 एक हार्मोन्स होता है हमारे ब्रेन में, तो वो बार बार हमको क्या करता है, चंचल करता है, यानी कि हमारी जो कंसल्टेंसी है उसको फोकस नहीं होने देता। तो कहते हैं रेडीमेड बर्मी पिट, क्या कहते हैं इसको, इसका यूज़ आप भी घर में कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये पत्तियां गिर रही हैं इसमें कलेक्ट हो रही है ना, अपने आप गिर रही हैं, उसके बाद यहाँ पे एक बैक्टीरिया आ जाता है। जब पत्तियां गिरती हैं तो इनमें एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, इसको कहते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ कहते हैं इसको। ओके, तो इसमें ये पत्तियां लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लेती हैं और उसके बाद ये डिकम्पोज होती हैं। अब ये जब डिकम्पोज होनी शुरू होती हैं तो ये एक खाद बननी शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं ये एक खाद है, मैन्यूर है। ओके, इसको आप पेड़ के नीचे डालेंगे तो ये पेड़ की ग्रोथ बढ़ाएगा, आप इसको मिट्टी में डालेंगे ये सॉइल की हेल्थ को बढ़ाएगा। हम कहते हैं ना सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमें चलने में दिक्कत हो जाती है ना, हमें ट्रैकिंग करने में दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपके इतने अच्छे अच्छे सर लोग लेके आए हैं, उन्होंने आपको लाइफ दे दी, आपकी सर्विसिंग हो रही है आपको प्योर ऑक्सीजन, और प्योर ऑक्सीजन मीन्स कि आपका लंग्स उतना मजबूत होगा, जितना आपके डायोफार्म में ऑक्सीजन जाएगी आपके लंग्स में और प्योर ऑक्सीजन जाएगी, उतना आपका लंग्स क्या होगा, अच्छा होगा, मजबूत होगा, तभी तो अच्छे से हंस पाएंगे, नहीं तो ऐसे हंसेंगे ही ऐसे हंसेंगे। तो इसका आप देख रहे होंगे, ये हमने खाली एक स्टिक लगाई थी और 8-10 सालों में ये पूरा अपना आप फैल रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा कि जो ऊपर यहाँ पे जंगल फॉल होता है, एक जंगली मुर्गा, ये हमारी इंडिजिनस स्पीसीज़ है एनिमल के यहाँ पे फ्लोरा है, मतलब फौना है हमारा, है ना, तो वो इसमें रहते हैं। दूसरा आपने फ्लूट देखिए, फ्लूट बांसुरी बसती है ना, इस बैम्बू की बनती है। देख रहे हैं, पूरा खोखला होता है, और किस साइज की चाहिए, D शार्प चाहिए, E शार्प चाहिए, A चाहिए, B चाहिए, वो इसके मोटाई के हिसाब से इसको काटा जाता है। ओके, तो ये बैम्बू इससे फ्लूट इससे बनती है। दूसरा जो बैम्बू पेपर किससे बनता है, बैम्बू से। ठीक है, नंबर 1 पे चाइना एक्सपोर्ट करता है बैम्बू को पूरे वर्ल्ड के लिए, पहले नंबर पे चाइना है, और भारत का कितना नंबर है, 10 नंबर पे भारत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बैम्बू एक्सपोर्ट करता है हमारे भारत के अंदर, वो कौन सा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड।
मिजोरम, सिक्किम, ओके। बैम्बू का अचार सबसे महंगा है वर्ल्ड का, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में बहुत कम मिलता है। नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो वहाँ पे होगी। इवन कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अपनी ड्रिंक भी, जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, वो भी अपनी बनाते हैं। आप सब लोगों ने गौरा देवी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जस्ट गो टू द गूगल और गूगल करिए, गूगल पे सर्च करिए, आपको गौरा देवी के नाम से बहुत कुछ लिटरेचर मिल जाएगा। तो गौरा देवी हमारे 80 के दशक में एक पेड़ कट रहे थे और वो ये थे। तो ये इसकी जो कास्ट होती है मोटा होता है, इसके सिप में यूज़ होता है और अच्छे अच्छे इमारती इसमें लकड़ियाँ बनाई जाती हैं, जैसे दरवाजे बनाए जाते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी तस्करी हो रही थी। तो ये पेड़ जब ज़्यादा कटने लगे तो उस गांव की जो गौरा देवी है वो पेड़ों पे चिपक गई। उसको हगिंग मूवमेंट भी बोलते हैं, चिपको मूवमेंट को, ठीक है। तो वो इन पेड़ों पे चिपकी और उसके बाद ये 10,000 पेड़ बचाए गए कटने से। तो वो गौरा देवी के आंदोलन हमारे, तो उनकी याद में इस पेड़ के संरक्षण के लिए हम इसको प्लांट को लगाते हैं। बाहर से कोई भी हमारे विजिटर्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो हम इसका प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम आपकी कॉलेज की तरफ से इसको लगा रहे हैं, उसके बाद आपका बोर्ड भी लगाएंगे ताकि जो और लोग आए उन्हें पता चले कि भाई ये कॉलेज वाले भी आए हैं और इन्होंने एक प्लांट लगाया अपनी याद में। अपने मिक्स फॉरेस्ट की जर्नी में सभी ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे स्पीसीज़ के बारे में, बहुत बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो सीखा ही, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने सीखा कि नेचर जो आपको हील कर सकती है वो कोई और दूसरा दुनिया में नहीं कर सकता। हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि खाने से पहले, भोजन करने से पहले जिस स्थान पर, उस स्थान की शुद्धि के लिए हम जो है कुछ छिड़काव करते हैं पारंपरिक तरीके से। ये गोमूत्र और पानी को मिला करके स्थान शुद्ध हो जाता है। उसके बाद भोजन परोसा जाता है। भोजन परोसने के बाद आप लोगों ने तुरंत खाना शुरू नहीं करना है जब तक हम यहाँ से कोई मंत्र बोलेंगे या कोई शब्द बोलेंगे, बस। तो एक साथ सब उठेंगे, एक साथ शुरू करेंगे और एक साथ उठेंगे, कोई बीच में नहीं उठेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने जैसे मंडवे की रोटी ये बनाई हुई है, गेहूं की रोटी भी बना रखी है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे किस तरीके से यहाँ पे रोटियाँ बन रही है, अगर आप देख पाएंगे तो प्रॉपर जो है लकड़ियों से आग जलाकर और तवे में उसको गर्म करके और जो नीचे कोयले हैं उसमें रोटियों को सेका जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे गांव की जो महिला मंगल दल वाले हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग करा है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। बाकी आप लोग चाहो तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, आप लोगों का स्वागत है। कैसे लग रहा बॉडी आपके? अच्छा लग रहा है। क्या क्या बनाया आज आपने यहाँ? दाल, भात, कड़ी, मंडवे की रोटी, गेहूं की रोटी, नमक, अचार। आप लोगों का धन्यवाद। हमने भी आपको देखा और आपने भी ये परिचय हुआ। ऐसे कभी कभी होता है, ऐसा मिलना इंसान है। और हमने अपना गांव का वो दृश्य दिखाया, खाना पीना दिखाया, पुरानी रीति रिवाज दिखाई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के हम। इसके बाद हमने बच्चों को उत्तराखंड की पहाड़ी नेटिव काव, बद्री काव दिखाई। आप लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी है? समुद्र मंथन जब हुआ था तो एक गाय निकली थी, कामधेनु।
एक गाय निकली थी जब समुद्र मंथन हुआ था, उस कामधेनु गाय को माना जाता है हमारी बद्री गाय, जो बहुत आप देखोगे कितनी छोटी है। ये जैसे 2.5 लीटर दूध दे रही है, हाँ। तो हम लोग आधा दूध जो है थन पे छोड़ देते हैं बछिया के लिए, आधे से कम हम कर ले जाते हैं। एंड इफ यू वांट टू परचेज प्योर बद्री काऊ घी देन यू कैन विजिट अवर प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जो स्लैब पड़ी हुई है पत्थर की है ना। इस मकान को कम से कम 100 साल से ऊपर हो गए हैं, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मकान 200 साल से ऊपर की है ना। ये जो पत्थर जो खान से निकलता है, माइन से निकलता है, तो वहाँ उस समय उस चीज़ ऐसे कट जाता है जैसे कि मक्खन की तरह, जैसे वो बाहर आता है वैसे सूख जाता है, फिर उसको लाता है, फिर या साइड के काट करके यहाँ लाते हैं। ये जो आप लोगों को ये झुमेला दिखाया जा रहा है, ये है गढ़वाल का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है जी। इसमें ये जो गाना लगाएंगे इसमें झुमेला, वो होगा वीर भड़ माधो सिंह भंडारी के नाम पे। वीर माधो सिंह भंडारी जो है टेरी गढ़वाल के एक सियासत के भड़ थे, और वो उन्होंने अपने बंजर से गांव में जहाँ कुछ नहीं होता था अपने बेटे की बलि दे करके नहर को गांव में लाए। हमारी हरियाली वैली की खास बात ये भी है कि यहाँ अभी तक पानी वाला घराट चलता है, जो अनाजों की और मसालों की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल्ड प्रेस जो भी अनाज होता है, जो भी स्पाइसेस होते हैं, उसमें उसके पूरे न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहते हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जैसे आजकल हाई RPM चक्कियाँ यूज़ की जाती हैं, उसमें सारा उसका जो ऑयल, एसेंशियल ऑयल रहता है, वो बर्न हो जाता है, और न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घट जाते हैं। इसको बोलते हैं घटकंडू। घटकंडू मतलब इसमें अनाज डाला जाता है, इसका कैरियर हो गया। इसको बोलते हैं फावड़ा। फावड़ा क्या होता है, यहाँ से अनाज गिरेगा इसमें, ठीक है। लेकिन अनाज गिरने के लिए ये वाली पुली लगी हुई, पुली ये ऐसे ऐसे हिलाएंगे और अनाज ऐसे ऐसे गिरेगा। अगर आपको ज़्यादा अनाज गिराना है तो ज़्यादा पुली लगा सकते हैं, है ना। और वो लीवर है उस साइड। अगर जैसे हमें अनाज को मोटा निकालना है, इसमें मैदा बनाना है, पतला निकालना है, तो वहाँ से लीवर से हम उसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर इंजीनियरिंग के मायने हैं। इसी के नीचे जो है जो पुली लगी, लीवर लगा हुआ है, इसके नीचे टरबाइन है। जब ऊपर से पानी गिरेगा तो इस टरबाइन पे गिरेगा, उसके बाद ये घूमेगा। तो मैं आपको चलाते हुए भी दिखा लेता हूँ। थोड़ा पानी, सर्दी का पानी है ना, तो उस पानी में उतनी पावर नहीं होती है, पानी कम हो गया है ना। अभी तक 70+ पहाड़ी हिमालयन प्रोडक्ट हम गौराज के माध्यम से लोगों तक पहुंचा चुके थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंज था इस न्यूट्रिशियस घराट के आटों और मसालों को सबके साथ पहुंचाना, क्योंकि शेल्फ लाइफ, मॉइस्चर कंटेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। और इसी इश्यूज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हमने कस्टमाइज घराट इंस्टॉल कराया, ताकि इन सारे बेनिफिट्स के साथ प्रोडक्ट्स को, पहाड़ी उत्पादों को सबके साथ पहुंचाया जा सके। ये आज की एक अंतिम एक्टिविटी थी हमारी, जो रात्रि में होने वाली थी, और इस एक्टिविटी का नाम है पांडव नृत्य।
और इस आयोजन का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जब पांडव लास्ट में जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके पश्चात अपना पश्चाताप करने के लिए वो अंतिम जो उनकी यात्रा थी वो स्वर्गारोहणी की यात्रा थी, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे यहाँ पे गाँव वालों के पास छोड़ दिए थे, और आज भी गाँव वाले उन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। और जो पांडव थे, पांचों भाई पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी की यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, और उस पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व होता है और विशेष तौर तरीका होता है कि उसमें क्या करते हैं, गांव वाले पूरे गांव की पंचायत बुलाते हैं, और पंचायत में क्या होता है कि जो ढोल दमाओ और मसक बीन उसकी एक खास धुन होती है, वो राग गाते हैं, और जिस भी व्यक्ति पे वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जैसे किसी पे युधिष्ठिर की हुई, किसी पे नकुल की हुई, किसी पे सहदेव की हुई, तो जिस व्यक्ति पे भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती वो व्यक्ति उसका रोल करता है, जिसको वहाँ पे एक हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पशुआ, तो वो उसका पशुआ होता है, और वो प्रॉपर उनको याद करके वो नृत्य का आयोजन किया जाता है।